हे दोस्तों, मैं चिराग एक और वीडियो के साथ। तो आज हम देख रहे हैं लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन का पार्ट, जिसमें हम देखेंगे लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल से रिलेटेड टॉपिक। आपको पता है इसमें तीन टाइप आते हैं, तीन फॉर्म होते हैं, ऐसे बोल सकते हो। एक तो आपकी इंक्रीजिंग रिटर्न, एक आपकी कांस्टेंट रिटर्न और एक आपकी डिमिनिशिंग रिटर्न का पार्ट। पिछली वीडियो में आपने शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन देखा था, जो कि जिसमें आपने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का टॉपिक देख लिया था। आपको पता था कि शुरू में आपका प्रोडक्शन क्या है, एक तरीके से इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, फिर डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा है और उसके बाद क्या हो रहा है, गिर रहा है, डाउनफॉल हो रहा था। वो किसकी वजह से हो रहा था? मार्जिनल प्रोडक्शन की वजह से। और साथ में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का कैसे यूज़ किया गया। तो आपको पता था कि जो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन होता है उसमें सारे फैक्टर वेरिएबल नहीं होते, कुछ फैक्टर फिक्स होते हैं और कुछ फैक्टर वेरिएबल होते हैं। तो यहाँ पे हम जो भी प्रोडक्शन चेंज करते हैं, यानी शॉर्ट रन में जो भी प्रोडक्शन चेंज करते थे वो किसकी वजह से चेंज करते थे? वेरिएबल फैक्टर में चेंजेस की वजह से। मतलब जो भी प्रोडक्शन बढ़ता है वो किसकी वजह से बढ़ता है? वेरिएबल फैक्टर की वजह से बढ़ता है। और फिक्स फैक्टर तो फिक्स ही रहते थे। जैसे पिछले एग्जाम्पल में हमने क्या देखा था, यानी शॉर्ट रन वाले पार्ट में, कि हमारे पास 5 हेक्टेयर का लैंड है और एक लेबर है। फिर हमारे पास 5 हेक्टेयर का लैंड है लेकिन लेबर बढ़ रहा है। उस 5 हेक्टेयर के लैंड पे एक और लेबर लगा दिया तो प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है। फिर एक पॉइंट बाद क्या होगा, अगर मार्जिनल की बात करेंगे तो वो डाउन होगा, जीरो होगा, फिर नेगेटिव हो जाएगा। और टीपी की बात करेंगे तो मैंने आपको बताया शुरू में इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, फिर डिमिनिशिंग रेट से बढ़ेगा और उसके बाद गिरने लग जाएगा, जो नेगेटिव रिटर्न वाला तीसरा स्टेज था। ठीक है। तो 5:1, 5:2, 5:3। तो देखो नाम से ही पता चल गया, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन क्या है? वेरिएबल। प्रोपोर्शन का मतलब क्या हुआ? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मतलब जो भी इनपुट लगाए हैं वो वेरिएबल फॉर्म में, जो भी उनका रेशो है वो क्या है? वेरिएबल है। लेकिन यहाँ पे हम लॉन्ग रन की बात करते हैं तो इसमें सारे फैक्टर्स वेरिएबल हो जाते हैं, क्योंकि फिक्स फैक्टर का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं रहता। हम बोल सकते हैं कि फिक्स फैक्टर गायब हो जाता है। ठीक। यानी हम ये बोल सकते हैं कि फिक्स फैक्टर को भी बढ़ाया जा सकता है, उनको भी चेंज किया जा सकता है। अगर हमें अपना टोटल प्रोडक्शन बढ़ाना है तो हमें वेरिएबल के साथ फिक्स फैक्टर को भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। या ये बोल सकते हो कि फिक्स फैक्टर अगर आप एडिशनल लगाओगे तो उसके हिसाब से वेरिएबल फैक्टर भी उतने ही बढ़ाने पड़ेंगे। जैसे सपोज करो मैं बोलता हूँ कि एक मशीन है, उस पर कितने लेबर हैं? 4 लेबर है। तो जैसे ही हमने एक और मशीन ली तो कितने लेबर हो गए? 8। जैसे ही हमने एक और मशीन ली तो कितने हो गए? टोटल 12 लेबर। तो आप देख सकते हैं मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे ही एक और मशीन ले रहा हूँ और 4 लेबर बढ़ा रहा हूँ। तो प्रपोर्शन तो देखो पहले भी 1:4 था, अभी भी देखो 1:4 और अभी भी 1:4। तो आप देख सकते हो प्रपोर्शन सेम है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट प्रपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन, या क्या बोल सकते हैं? फिक्स्ड प्रपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन। याद रखना, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, अगर आप खुद भी करिए तो आप वो टेबल देखिए, और अभी जो मैं टेबल बताऊंगा उसके थ्रू भी वापस आपको बता दूंगा कि पर्टिकुलर यही पॉइंट रहता है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है, फर्म कैन इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ए कमोडिटी इन द लॉन्ग रन बाय इंक्रीजिंग द यूज ऑफ बोथ वेरिएबल एंड फिक्स फैक्टर प्रोडक्शन। इसका मतलब फिक्स फैक्टर गायब हो गया और उसको भी चेंजेस किया जा सकता है, वो भी क्या हो गया? वेरिएबल हो गया। यह बोल रहा है लॉन्ग पीरियड में, ये बोल रहा है लॉन्ग पीरियड इज लॉन्ग इनफ टू इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ ए फर्म। इसका मतलब लॉन्ग पीरियड इतना लॉन्ग हो सकता है, यानी इतना आपके लिए इनफ है कि आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ सकती है, जिसमें आप प्लांट की साइजेज को चेंज भी कर सकते हो। जैसे जैसे आप और प्लांट ऐड करते जाओगे आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है। और बोल रहा है थस व्हाट इज फिक्स फैक्टर ड्यूरिंग द शॉर्ट पीरियड बिकम्स द वेरिएबल फैक्टर। आपको पता है कि वहाँ पे आप के का यूज़ करते थे, मतलब कैपिटल का। तो उस शॉर्ट पीरियड में आपकी क्या रहती थी? कैपिटल रहती थी कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या है? आप के बार लगा देते थे, आपको पता हो तो। 12th में अगर आपने अपने जो भी बुक है, मैंने आपको बताया था TR जैन, वी के ओरी, या जो भी दूसरे राइटर की आप देखते थे, या आपके जो भी बोर्ड के हिसाब से ICSE, या जैसे हमारे यहाँ पे RBSE चलता है, उसके हिसाब से के बार लगा हुआ जाता था, या के कांस्टेंट बोल देते थे, क्योंकि हमें पता है कि वहाँ पे फिक्स फैक्टर है, कैपिटल में चेंजेस नहीं हो रहा। जो भी कैपिटल है वो दे रखी है, उसी के थ्रू हम क्या कर रहे हैं? प्रोडक्शन कर रहे हैं। उसके साथ हम लेबर का ऐसा कॉम्बिनेशन बिठा रहे हैं कि उसको बढ़ा रहे हैं उस पॉइंट तक कि हमारा टोटल प्रोडक्ट क्या हो जाए? मैक्सिमम। उसके बाद जैसे प्रोडक्शन गिर रहा है तो हम वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे, मैक्सिमम पर ही रुक जाएंगे। जनरली सप्लायर ये चाहता है कि उसका टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम हो। ठीक है। पर हम लॉन्ग रन में क्या बोल रहे हैं कि ये एक तरीके से गायब हो जाता है। तो ये बोल रहा है व्हाट इज फिक्स फैक्टर ड्यूरिंग द शॉर्ट पीरियड बिकम्स द वेरिएबल फैक्टर। तो यही क्या बन गया? वेरिएबल फैक्टर बन गया। मतलब ये मान लो कि फिक्स फैक्टर वेरिएबल हो गया। और क्या बोल रखा है? फिर आपको बोल रखा है कि देखो सपोज करो कि दो फैक्टर है, सिर्फ लेबर और कैपिटल। ठीक है। वेयर बोथ आर वेरिएबल फैक्टर देन लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन कैसे एक्सप्रेस होगा? ऐसे। आपने बोला सर इतना सही, तो देखो मैंने यहाँ पर सिर्फ अज्यूम करने के लिए बोला दो। आपको जब मैंने पहली वीडियो में प्रोडक्शन फंक्शन का पार्ट बताया तो उसमें मैंने आपको एक मैथमेटिकल फॉर्मूला बताया। उसमें मैंने आपको बताया फंक्शन ऑफ LB, ऐसे लिखा हुआ है। L यानी लेबर, LB मतलब लैंड एंड बिल्डिंग, लेबर, कैपिटल, फिर मैंने शायद मैनेजमेंट भी लिखा हुआ है।
फिर कैपिटल टी लिखा हुआ है टेक्नोलॉजी, फिर छोटा टी लिखा हुआ है टाइम। तो इसका मतलब इतना बड़ा फंक्शन होता है, आपको पता है, यानी इतना बड़ा फंक्शन का मतलब इतने सारे इनपुट होते हैं तब जाके ये आपका क्यू एक्स निकल के आता है, यानी क्वांटिटी निकल के आती है। तो क्यू एक्स मैंने आपको क्या बताया था, डिपेंडेंट, और जो फैक्टर जितने भी हैं ये क्या है, इंडिपेंडेंट। लेकिन ये फैक्टर का क्या बनेगा, कॉम्बिनेशन, तभी उसको हम क्या बोलते हैं, एक तरीके से प्रपोर्शन, क्या बोलते हैं वहाँ पे वेरिएबल प्रपोर्शन, क्योंकि वहाँ पे एक फैक्टर, यहाँ बोल सकते हैं सारे फैक्टर फिक्स होने की वजह से, सिर्फ वेरिएबल फैक्टर चेंज होने की वजह से प्रपोर्शन अलग अलग बना, ठीक है, 5:1, 5:2। लेकिन यहाँ पे क्या बना, आपको पता है कि एक मशीन 2 लेबर, तो 2 मशीन 4 लेबर, तो आप देख सकते हो 1:2। 3 मशीन 6 लेबर, तो अभी भी क्या बन रहा है आपका 1:2। तो ये बोल रहा है इट इज़ कॉल्ड फिक्स या कांस्टेंट प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन इन द कंडीशन ऑफ रिटर्न टू स्केल द प्रोपोर्शन बिटवीन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रिमेन कांस्टेंट। आप देख सकते हो यही बोल रखा है कि वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, जो भी प्रपोर्शन रहता है किसके बीच में, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में। तो आपको पता है कि यहाँ पे मशीन आपका एक तरीके से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है और लेबर आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। अब आपको लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल की बात कर रहा है। अब देखिए मैं आपको शुरू की मीनिंग तो पढ़ा देता हूँ, लेकिन अजम्पशंस आपको कब समझ में आएगी, जब आप पूरा पर्टिकुलर पॉइंट पढ़ लोगे। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड स्केल ऑफ इनपुट इन द लॉन्ग रन व्हेन ऑल द इनपुट्स आर इंक्रीज इन द सेम प्रोपोर्शन। तो देखो क्या बोल रहा है कि आपने जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगाए, मतलब जो भी इनपुट लगाए, आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इनपुट बोलते हो, तो अगर वो सेम प्रोपोर्शन में बढ़ रहे हैं, यानी सेम रेशियो में बढ़ रहे हैं, तो उससे आपके आउटपुट में क्या चेंज हो रहा है, आउटपुट बहुत बढ़ रहा है तो वो इंक्रीजिंग हो गया। आउटपुट कांस्टेंट है, मतलब सेम रेशियो में, जैसे मैंने बोल दिया कि 20% से आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपने बढ़ाया, तो आपका आउटपुट भी क्या हो रहा है, 20% से ही बढ़ रहा है। या 20% से आपने कम करा तो आउटपुट भी 20% से कम हो रहा है, उसे हम बोलेंगे कांस्टेंट। क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। अगर मैंने बोला कि आपने अपना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 20% से बढ़ाया, तो आपका जो आउटपुट है वो 30% निकला ज़्यादा, 30% ज़्यादा निकला, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, एक तरीके से कि आपने 20% से बढ़ाया और 30% निकला, तो वो हो गया इंक्रीजिंग। आपने 20% से बढ़ाया और 10% ही निकला, तो वो क्या हो गया, डिमिनिशिंग। बस यही पार्ट है और कुछ नहीं है। तो इसको हम क्या सीखेंगे, देखो अब मैं डेफिनेशन बाद में पढ़ा देता हूँ, पहले मैं आपको एक बार एक टेबल बता देता हूँ, फिर एक इसका कर्व बताऊंगा जो यहाँ पे दे रखा है। लेकिन आप बोलोगे सर हमने दूसरे कर्व देखे, तो इसलिए मैंने लास्ट पार्ट में बिल्कुल 3 कर्व कवर कर रखे हैं। मैंने उनके थियोरटिकल पॉइंट कवर नहीं किए क्योंकि इतने ज़्यादा टिपिकल नहीं है, और जैसे ही मैं समझाऊंगा आपको आ जाएंगे। तो अगर आपको उसके पॉइंट भी कवर करने हैं तो आप गूगल पर सर्च करना, तो आपको नीचे बहुत सारे बता देगा कर्व, उसके नीचे बता देगा कि ए से बी पे पहुँचे, ए से सी पे पहुँचे, तो इस तरीके से आपको नॉर्मल आ जाएगा। क्योंकि देखो टिपिकल इतना नहीं है, तो मुझे ये मान के चलो कि बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर पार्ट को बड़ा नहीं करना था, मेरे को मेन बड़ा जो करना था वो पार्ट ये करना था कि इंक्रीजिंग रिटर्न के कॉजेज़ क्या हैं वो आपको बताने हैं, कॉन्स्टेंट के कॉजेज़ क्या हैं, डिमिनिशिंग के कॉजेज़ क्या हैं, वो मेन है। देखिए जैसे नाम से आपको पता चल रहा है रिटर्न टू स्केल, स्केल का मतलब क्या हुआ, जैसे आप नॉर्मल बोलते हो ना स्केल ऑफ मेजरमेंट, जैसे हम बोलते हैं कपड़े को कैसे मापते हैं, मीटर्स में बोलते हो आप, ठीक है, लिक्विड को किस में, लीटर्स में, मैंने आपको बताया था, पहले भी आपको बताया था। वैसे वेट को आप क्या करते हो, किलोग्राम में करते हो, या एरिया को आप किस में करते हो, आप बोलते हो, यानी पर्टिकुलर जो भी एरिया है तो उसको एकर्स, हेक्टेयर्स, जब भी है ना हम किसान की बात करते हैं, फार्मर की, और उनके एरिया की बात करते हो तो एकर्स यहाँ पे बोल रखा है, ठीक। तो आपको पता है कि वो स्केल ऑफ प्रोडक्शन आपके बिजनेस से रिलेटेड है, कि जैसी वो स्केल बढ़ेगी आपका बिजनेस भी बढ़ेगा। जबकि वो पिछला वाला जो पार्ट था शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, उसको वो हम बोलते हैं रिटर्न टू फैक्टर, क्योंकि उसमें सिर्फ वेरिएबल फैक्टर में चेंज हो रहा है, जबकि यहाँ पे पूरी की पूरी स्केल में चेंज हो रहा है। इसका मतलब वेरिएबल फैक्टर में तो चेंज हो ही रहा है, साथ में जो फिक्स है वो भी वेरिएबल हो गया। एक वर्कर और 2 एकड़ लैंड था, तो आप कितना प्रोडक्शन कर रहे थे, 8 यूनिट। मान लो कि ये टोटल रिटर्न दे रखा है तो ये 8 यूनिट है। जैसे आपने एक और वर्कर लगाया और आपने 2 एकड़ लैंड और लगाया, क्योंकि आपको पता है कि उस 2 एकड़ लैंड पे एक वर्कर काम कर रहा है, तो एक और 2 एकड़ लैंड पे एक और वर्कर काम करेगा, तो इसका मतलब टोटल प्रोडक्शन क्या होगा, 17। आप अगर मार्जिनल की बात करोगे तो आप क्या बोलोगे, एडिशनल वर्कर और एडिशनल लैंड लगाने से कितना एडिशनल प्रोडक्शन हुआ। तो आप देख सकते हो कि प्रोडक्शन बढ़ रहा है, ठीक है। एक और वर्कर लगाया और एक और एडिशनल लैंड लगाया, यानी 2 एकड़ का लैंड एक और लगाया, तो उस केस में देखो क्या हुआ, 9 से 10। आप प्रपोर्शन देखिए फिक्स है 1:2, 2:4 में भी क्या है 1:2, 3:6 में भी क्या है 1:2। तो प्रपोर्शन फिक्स है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फिक्स प्रपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन। और ये देखिए 8, 9, 10, इसे हम बोलेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न, ठीक है, 8, 17, 27। फिर आपको देखो दे रखा है कि 4 वर्कर और 8 एकड़ लैंड, तो इसमें भी जनरली क्या है, देखो 1:2, 27 से 38, 10 से 11। फिर देखिए 5 वर्कर और 10 एकड़, तो क्या हो गया 1:2।
38 से 49, तो देखो 11 11, तो ये हो गया कांस्टेंट कि यहाँ पे भी 11 प्रोडक्शन हुआ एडिशनल और यहाँ पे भी 11 प्रोडक्शन हो गया। लेकिन इसके बाद गिरने लग गया 10 9 8, तो वो क्या हो गया, डिमिनिशिंग हो गया। तो इंक्रीजिंग, कांस्टेंट, डिमिनिशिंग। अब देखिए ये पर्टिकुलर पार्ट आप समझ जाते हैं। फिर आपने बोला कि सर ये वाला पार्ट तो क्या है, नॉर्मल इसका कर्व ये दे रखा है, एग्जाम्पल पढ़ लीजिए। एग्जाम्पल में यही बोल रखा है कि जो ऊपर अजम्पशंस दे रखी है, जो आपने ऊपर टेबल बना रखी है, उससे रिलेटेड आपको पता है कि एक आपको कर्व बनाना है। तो देखो ये कर्व ये बना हुआ है, कर्व में क्या बना हुआ है, स्केल ऑफ प्रोडक्शन। स्केल ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ, अभी हमने देखा 1 लेबर और 2 एकड़ लैंड, फिर 2 लेबर 4 एकड़ लैंड, फिर हमने बोला 3 लेबर और 6 एकड़ लैंड। तो ये स्केल ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे पुट की हुई है, 1+2, जैसे 1+2 यहाँ पे पुट किया हुआ है, 2+4 यहाँ पे पुट किया हुआ है, ऐसे। तो आपको पता है कि शुरू में बढ़ रही है, फिर 11 11 कांस्टेंट हो रही है, फिर डिमिनिशिंग हो रही है, क्योंकि यहाँ पे आपने मार्जिनल रिटर्न का पार्ट ले रखा है। ठीक, किसका ले रखा है, मार्जिनल रिटर्न का पार्ट ले रखा है। अगर आप टोटल रिटर्न का पार्ट देखोगे तो जनरली वो तो आपको बढ़ता हुआ ही दिखेगा, 8 17 27 38 49, एक जगह रुक जाएगा आपको, फिर देखो 59 68, फिर आपको बढ़ने लग जाएगा। तो वो तो थोड़ा आपको एस कर्व टाइप का दिखने लग जाएगा, ठीक है, तो उसको छोड़िए। लेकिन अब आपको मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं सीधा वहाँ लेके चलता हूँ जो मैंने कर्व आपको बोल रखे थे लास्ट में। अब देखिए यहाँ पे आपको देखो इंक्रीजिंग रिटर्न दे रखा है, कांस्टेंट रिटर्न दे रखा है और डिमिनिशिंग रिटर्न का पार्ट दे रखा है। देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है पर्टिकुलर, यहाँ पे लेबर एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे कैपिटल पुट कर दिया, एल और के, या सी भी बोल सकते हो आप, जनरली के ही बोलते हैं नॉर्मल तो वैसे, लेबर और कैपिटल, लेबर और कैपिटल। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि 2 लेबर की यूनिट और 2 कैपिटल। अब कैपिटल जो भी 2 है हम तो नॉर्मल वे में समझते हैं, तो देखो आपको पता चल रहा है कि 2 और 2, तो जैसे ही 2 और 2 पे प्रोडक्शन कितना हो रहा है, 50 का, कितना हो रहा है, 50 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब 2 लेबर और 2 कैपिटल, प्रोडक्शन कितने का हो रहा है, 50 का, ऐसे बोल रखा है। फिर जैसे ही 4 लेबर किए और 4 कैपिटल कर दी तो प्रोडक्शन कितना हो गया, 120। अब आप खुद सोचिए कि मैंने जैसे आपको इलेक्ट्रिसिटी में बताया था कि क्या चेंज हुआ, तो आपको पता है 2 से 4, 2 से 4, तो कितना चेंज हुआ, 2 चेंज हुआ। ठीक है, पीछे कितना है 2, 2/2 इंटू 100 करेंगे तो क्या हुआ, 100%। तो हम क्या बोलेंगे कि 100% चेंज हुआ है, क्या हुआ है, 100% चेंज हुआ है। तो ये देखिए आपको एक फॉर्मूला दिख रहा है, परसेंटेज चेंज इन आउटपुट, ऊपर दे रखा है अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, और परसेंटेज चेंज इन इनपुट। ठीक है, तो इनपुट फैक्टर्स जो है उनके प्रोपोर्शन में कितना परसेंट चेंज हुआ, आपको पता है 2 से 4 और 2 से 4, 2 से 4 लेबर, 2 से 4 कैपिटल, मतलब 100%, क्या हुआ, 100%। और आउटपुट में कितना चेंज हुआ, 50 से 120, मतलब 70 बढ़ा है आउटपुट। और पिछला कितना था बेस, 50, कितना होता है, कैलकुलेट करिए, मैं तो कमज़ोर हूँ इसमें। हाँ 140, कितना है, 140, 140 अपन 100 करोगे तो क्या आएगा, 1.40, क्या आएगा, ये एक से ज़्यादा आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग रिटर्न, क्या बोलेंगे। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आपने फैक्टर प्रोपोर्शन यूज़ करें इनपुट, उसमें जो भी परसेंटेज चेंज हुआ है या जो भी प्रोपोर्शन चेंज हुआ है, उससे ज़्यादा अगर आउटपुट प्रोपोर्शन में निकलता है तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग रिटर्न। अगर उतना ही निकलता है मतलब इक्वल, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, 1, तो हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। और अगर 1 से कम निकलता है तो डिमिनिशिंग। आई होप समझ गए होंगे। अब देखिए 2 से 4 और ये 2 से 4, तो आपको पता है कि नीचे तो 100% आएगा ही आएगा। लेकिन देखिए आउटपुट 50 से 100, तो आप देख सकते हैं पहले 50 से 120 था, अब 50 से क्या है, 120 नहीं है, अब 50 से 100 है। तो कितना चेंज हुआ, 50, और पिछला कितना था, 50। आपको पता है 50/50 इंटू 100 करोगे तो क्या आएगा, 100% आएगा। ठीक, तो यहाँ पे 140 की जगह 100 आ जाएगा, 100/100 करोगे तो क्या आएगा आपका, 1 आएगा, क्या आएगा, और ये क्या आ जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। इसको हटा देता हूँ। इसी तरीके डिमिनिशिंग में क्या बोला, देखो 2 से 4 और 2 से 4, तो वही 100% नीचे। अब देखो ये तो मैनुअली कैलकुलेट कर सकते हो, सिंपल है। 50 से 80 तो कितनी यूनिट चेंज हुई, 30, 30/50 करोगे, 30/50 इंटू 100 करोगे तो कितना परसेंट आएगा, मेरे हिसाब से आएगा 60%। कितना आएगा, तो देखिए 60/100 कितना होता है, 0.60, एक से कम। तो हम क्या बोलेंगे, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। तो इस तरीके से जनरली आपकी बन जाती है। फिर आपको कोई और भी कर्व मिल सकता है अलग टाइप का, जिसमें आप बोलोगे कि सर ऐसे दे रखा है, तो आप एक बार करके देख लेना, तब भी आपको सेम ही सेम लगेगा। तो याद रखना, कभी कभी आपको क्या है, किसी में आउटपुट भी ऊपर नीचे बताएगा। देखो जरूरी नहीं चाहिए 100% हो, हम क्या बोल रहे हैं कि फैक्टर प्रोपोर्शन में चेंज होने से
आउटपुट पे क्या असर हुआ, अगर आउटपुट उससे ज़्यादा है तो इंक्रीजिंग, अगर आउटपुट उसके बराबर है तो कांस्टेंट, उससे कम है तो डिमिनिशिंग। जैसे एक एग्जांपल मैं और लेके आपको बता देता हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 मशीन है, उस पर 10 लेबर काम कर रहे हैं। अब जरूरी थोड़ी है आपको मैं हर बार बोलूँ कि जैसे 2 से 4 आपने लेबर बढ़ाए तो 5 से 10 बढ़ाओ, नहीं, 5 to 7 करो। तो देखो 5 to 7 मतलब क्या हुआ, 2 मशीन और ली, 2 मशीन और ली तो लेबर क्या हो गए। अब देखो आप सेम टू सेम बढ़ाना चाहते हो क्योंकि आप रिटर्न टू स्केल पढ़ रहे हो टॉपिक, तो उसमें क्या बोल रहे हो, जितनी प्रपोर्शन में एक तरीके से क्या बढ़ती है कि एक फैक्टर बढ़ता है उतने ही प्रपोर्शन में दूसरा बढ़ गया। तो जैसे आपको पता है कि अगर 5 मशीन में 10 लेबर तो एक मशीन में 2 लेबर, तो जब 2 मशीन बढ़ाई तो 4 लेबर ही तो बढ़ेंगे, हमें सेम प्रपोर्शन रखना है। इसलिए पहले भी देखिए 1:2 ही आ रहा है और अभी भी 1:2 आ रहा है, तो एग्जाम्पल खुद बना सकते हो। पर देखिए मैंने जानबूझ के क्या करा है यहाँ पे 5 to 7, तो देख सकते हो 2/5 इंटू 100 कितना होगा एक तरीके से 40%, कितना 40%। और लेबर भी देखिए 4/10 इंटू 100 आ जाएगा ना, 10 से 14, 4/10 इंटू 100 आपको आ गया। तो इसका मतलब नीचे जो प्रोपोर्शन है वो 40% है। अब मानिए कि शुरू में जो है ना 5 मशीन और 10 लेबर था, उस पर 100 यूनिट प्रोड्यूस हो रही थी, कितनी हो रही थी 100। अब मान के चलिए कि 7 मशीन और 14 लेबर लगाने से प्रोडक्शन बढ़ गया, एफिशिएंसी बढ़ गई और 160 यूनिट हुई। तो आप देख सकते हो 100 से 160 यूनिट तो कितनी बड़ी 60 यूनिट, 60/100 इंटू 100 करोगे तो क्या हुआ, आउटपुट कितना बढ़ा 60%। 60% मतलब क्या है आपका आंसर 1.5, मतलब इंक्रीजिंग। अगर आप बोलोगे 100 से 140 यूनिट बढ़ी तो कितनी यूनिट बढ़ी 40 यूनिट बढ़ी। 160 की जगह अगर 140 होता तो 40/100 इंटू 100 कितना होता 40, तो 60 की जगह क्या आता 40 आता। 40/40 करते तो आंसर क्या आता 1 मतलब क्या हो गया कांस्टेंट। अगर आप 100 से क्या बोलोगे 160 की जगह और 140 की जगह बोलोगे 130 यूनिट, तो 130 का मतलब क्या हुआ 30 यूनिट। 30/100 पिछला बेस है, इंटू 100 करोगे तो कितना परसेंट आएगा 30%। कितना आएगा 30%। तो वो 30% जैसे आप ऊपर रखोगे 30, तो 30/40 कितना होगा 0.75, यानी 1 से कम। तो ये हो गया डिमिनिशिंग। तो आई होप आपको आ गया होगा, थोड़ा सा पार्ट बताना था। तो यही पार्ट आपको दे रखा है जो मैंने आपको बताया है। अब ऊपर आप चाहे तो ये पर्टिकुलर पार्ट पढ़ सकते हैं अजम्पशंस, ये तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा कि इसमें जनरली क्या बोल रहा है। अब आप देखिए, देखो क्या बोल रहा है, प्रोफेसर रॉजर मिलर ने बोला रिटर्न टू स्केल रेफर टू रिलेशनशिप बिटवीन चेंजेस इन आउटपुट एंड प्रपोर्शनेट चेंज इन ऑल फैक्टर प्रोडक्शन। तो आप एक चीज़ माइंड में याद रखिए, देखो आउटपुट में चेंज हो रहा है और देखो एंड की बात कर रहा है प्रपोर्शनेट चेंज इन ऑल फैक्टर प्रोडक्शन, क्योंकि जब भी हम फैक्टर और प्रोडक्शन बोलते हैं तो दो पर्टिकुलर चीज़ तो होनी चाहिए। आपको पता है जब हम नॉर्मल एग्जाम्पल बनाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, लेबर के साथ कैपिटल, यही बोलते हैं। तो मैंने लेबर के साथ क्या बोला लैंड, या लेबर के साथ क्या बोला मशीनरी, ऐसे बोला। तो हम सिंपल एग्जांपल रखते हैं तो ऑल फैक्टर में हम जनरली 2 ही रख लेते हैं। तो उनका जो प्रोपोर्शनेट चेंज हुआ आपको पता है क्या हो रहा था सेम। अगर एक मशीन 2 लेबर तो 2 मशीन 4 लेबर, तो ये प्रोपोर्शनेट चेंज सेम हो रहा है। अगर मैंने बोला कि 5 मशीन उस पर 10 लेबर तो 7 मशीन उस पर 14 लेबर, तो कितना परसेंट था आपको पता है नीचे 40%। अब ये भी बताया मैंने, तो ज़रूरी नहीं है हर बार नीचे 100% हो, लेकिन प्रोपोर्शनेट चेंज जो है आपका वो सेम होना चाहिए। 40% हो रहा है तो अगली बार भी क्या होगा 5 7 के बाद 9, 9 पे कितना होगा 18, ऐसे। तो वो 40% 40% 40% 40% ऐसे बोल रहा है। तो उससे आउटपुट पे क्या चेंज हुआ, आउटपुट अगर ज़्यादा बढ़ जाता है उस 40% से या उस 100% से ज़्यादा हो जाता है तो हम क्या बोलेंगे इंक्रीजिंग। सेम रहता है कांस्टेंट और कम रहता है तो डिमिनिशिंग। समझ गए। टू मीट ए लॉन्ग रन चेंज इन डिमांड द फर्म इंक्रीजेज इट्स स्केल ऑफ प्रोडक्शन बाय यूजिंग मोर स्पेस मोर मशीन एंड लेबर इन द फैक्ट्री। तो वही बोल रहा है कि फर्म अपने बिजनेस यानी प्रोडक्शन का स्केल यानी साइज़ बढ़ाएगी, तो उस केस में क्या करेगी वो बहुत ज़्यादा स्पेस यूज़ करेगी, हम बोल सकते हैं बहुत बिल्डिंग लैंड ये परचेज करेगी और मशीनरी परचेज करेगी और लेबर यूज़ करेगी। ठीक है। अब ये नॉर्मल पार्ट तो आप कहीं पे भी देख सकते हो, आपके बिजनेस में भी देख सकते हो, या आप एक अखबार का बिजनेस देखते हो तो पर्टिकुलर क्या होता है वो छोटे लेवल पे होता है, धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। तो वो क्या करता है अलग अलग लैंड या बिल्डिंग जहाँ पे भी उसको अपनी फैक्ट्री सेटअप करनी है या प्रिंटिंग मशीन सेटअप करनी है तो उनके लिए वो बिल्डिंग्स खरीद लेता है या फैक्ट्री खरीद लेता है। फिर वहाँ पे वो प्रिंटिंग प्रेस यानी प्रिंटिंग मशीनें सेटअप करता है। तो आपको पता है कि बिजनेस बढ़ रहा है लॉन्ग रन में। लॉन्ग रन में एक पार्ट याद रखना, टेक्नोलॉजी में चेंज नहीं होता, वेरी लॉन्ग रन में टेक्नोलॉजी में चेंज होता है। ये भी चीज़ याद रख लेना, वेरी लॉन्ग रन में टेक्नोलॉजी में चेंजेस होता है। लॉन्ग रन में टेक्नोलॉजी कांस्टेंट ही रहती है, जो आपको दे रखी थी वो गिवन सेट या गिवन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी आपको दे रखी है। तो अजम्पशंस में क्या बोल रखा है, ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल बट एंटरप्राइज इज फिक्स्ड। तो ये बोला है एंटरप्राइज मतलब बिजनेस तो वही है लेकिन उसके अंदर के जो भी फैक्टर्स हैं इनपुट उसमें कोई भी फिक्स और वेरिएबल अलग से नहीं है, सारे के सारे वेरिएबल है।
ए वर्कर्स वर्क विथ गिवन टूल एंड इम्प्लीमेंट, जो भी उसको टूल या इम्प्लीमेंट दिए हुए हैं उनके साथ ही वो काम कर रहा है। टेक्नोलॉजिकल चेंजेज आर एब्सेंट, तो देखो मैंने बोल दिया टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं हुआ, क्योंकि अगर वो हो जाता है तो उस केस में हम जो प्रपोर्शन बोल रहे थे वो भी एक तरीके से गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि उस हिसाब से हमें फिर उतने लेबर की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि हमें पता है कि एक मशीन पे अगर 4 लेबर काम करते हैं और जिस कंपनी से हमने मशीन खरीदी तो एक और मशीन हमारे पास आ गई, अब इस मशीन पे 4 लेबर तो हम बोलेंगे 8 नहीं, लेकिन वो मशीन क्या करती है उसमें सिर्फ 2 लेबर की ज़रूरत है, तो 6 लेबर हो गए, तो फिर तो प्रपोर्शन ही गड़बड़ हो गया 1:4, और यहाँ पे क्या हो गया 1:3, प्रपोर्शन ही क्या हो गया गड़बड़, और हमारा जो रूल था या हमारी जो अजम्पशन थी वो पूरी की पूरी गड़बड़ हो गई। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस नहीं हो रहे। परफेक्ट कंपटीशन है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि सप्लायर बहुत सारे हैं, सेम टू सेम क्वालिटी वाइज गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये मान के चलो होमोजीनियस, तो उस केस में क्या होता है, क्योंकि देखो होमोजीनियस गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, या आप बोल सकते हो परफेक्टली डिविजिबल भी हो सकते हैं, तब कांस्टेंट पार्ट आता है आपका, क्या आता है कांस्टेंट की गुड्स क्या है परफेक्टली डिविजिबल हैं, स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में डिवाइड किए जा सकते हैं। तो हमें पता है कि सप्लायर बहुत सारे हैं, तो कॉस्ट एक तरीके से आपको मिल रही है, या जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मिल रहा है, लेबर जो मिल रही है आपको, लोन मिल रहा है, फाइनेंस सब सेम रेट से मिल रहा है, ऐसा मान के चल रहे हैं, यानी परफेक्ट कंपटीशन का पार्ट है। आप जो सेल भी कर रहे हो तो उसकी जो प्राइसेस सेट कर रखी है वो मार्केट की फोर्स के हिसाब से सेट कर रखी है, आप नहीं सेट कर पाते हो, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ बायर लार्ज नंबर ऑफ सेलर हैं, जनरली आपको ये पता ही है, और जब आप मार्केट की अप्रोच पढ़ोगे तब भी सीख जाओगे। द प्रोडक्ट इज़ मेजर्ड इन क्वांटिटीज़, वो तो आपको पता ही है, यहाँ पे रुपीज़ में मेजर नहीं हो रहा है, एक तरीके से क्वांटिटी में हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे नाम ही क्या है, प्रोडक्शन फंक्शन है इसका नाम। ये पार्ट आपका हो गया। अब आपका बचा 3 स्टेजेस। सबसे पहले आपको दे रखी है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल का पार्ट। अब आप देखिए जनरली इसमें यही बोल रहा है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल में, कि जिस हिसाब से प्रोपोर्शनल इंक्रीज हुआ सारे इनपुट में, जैसे मैंने आपको बोला था कि 20%, जो भी आपको मैंने बोला, जैसे 40% बोला, तो 40% प्रोपोर्शन चेंज हुआ नीचे आपके बोल रहा है फैक्टर इनपुट्स में, उसकी वजह से आपका आउटपुट क्या है, इससे ज़्यादा बढ़ गया, इससे ज़्यादा बढ़ गया आउटपुट। तो ये बोल रहा है बिकॉज द इंक्रीज इन टोटल आउटपुट इज मोर देन प्रोपोर्शनल टू द इंक्रीज इन ऑल इनपुट। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं 80% आउटपुट चेंज हो गया पिछले से, तो क्या हो गया 80/40। तो यहाँ पे हम यही बोल रहे हैं कि प्रोपोर्शन ऑफ फैक्टर जो हम यूज़ करेंगे उसकी वजह से आपके आउटपुट में क्या चेंज आ रहा है, जनरली वही रिटर्न टू स्केल बता रहा है कि आपके बिजनेस की साइजेज कितनी बढ़ रही है, बिजनेस का स्केल कितना बढ़ रहा है। और वो किसकी वजह से हो सकता है, इंटरनल इकोनॉमीज़ की वजह से भी हो सकता है, और एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ की वजह से भी हो सकता है। फैक्टर इंडिविजुअल है उसकी वजह से भी हो सकता है, स्पेशलाइजेशन की वजह से भी हो सकता है कि पर्टिकुलर वर्कर को क्या कर रहे हो आप, वही काम दे रहे हो तो स्पेशलाइज होता जा रहा है, तो उस केस में क्या कर रहा है, वो आउटपुट ज़्यादा निकाल के दे रहा है, ठीक है, क्योंकि वो पर्टिकुलर मशीन को वही चला रहा है, तो उस केस में एक तरीके से उसकी एफिशिएंसी बढ़ती जा रही है। तो उसके कॉजेज़ दे रखे तब आपको पता चलेगा। अभी शुरू में ये बोल रखा है कि ये टेबल क्या शो कर रही है, जो ऊपर आपने टेबल देखी थी कि 1 वर्कर और 2 एकड़ ऑफ लैंड था तो 8 आउटपुट निकल रहा था, आपने ध्यान दिया हो तो। फिर 1 से 2 वर्कर और 2 से 4 एकड़, तो क्या हो गया, वो टोटल रिटर्न्स आर मोर देन डबल, मेरे हिसाब से उस वक्त हो गई थी 9, तब जाके देखो क्या हो गया, हाँ मार्जिनल प्रोडक्शन कितना हो गया था 8 से 9, तो देखो 8 से 17, तो एक बार आप ये याद रख लें ताकि आपको ध्यान रहे, 8 9 10, ठीक है। फिर 17 से देखो क्या हो गया 27, मतलब 10 बढ़ गया था। तो यहाँ पे यही बोल रहा है आपका एक तरीके से इंक्रीजिंग रिटर्न का पार्ट है। फिर आपको अगले वाले में क्या बोलेगा, एक तरीके से आपका कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि आपका बढ़ तो रहा है लेकिन मार्जिनल के हिसाब से देखोगे क्या आएगा 11 यूनिट और 11 यूनिट, मतलब अगला जो आपने फैक्टर प्रोपोर्शन लगाया एक्स्ट्रा कि 1 वर्कर 2 लैंड, 1 वर्कर 2 लैंड, तो आपका कितना बढ़ा 11 11 ही बढ़ा, तो वो कांस्टेंट हो गया। उसके बाद देखिए गिरता जा रहा है 10 9 8, तो वही बोल रखा होगा। फिर आपको क्या कर्व के लिए भी बता रखा होगा, तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। इंक्रीजिंग में आपको बोलेगा कि आर एस आपका कर्व है, क्या बोलेगा आर एस कर्व है, और आर सी एक तरीके से इंक्रीजिंग का पार्ट है, और सी डी क्या है कॉन्स्टेंट, और डी एस क्या है डिमिनिशिंग का। तो एक बार देख लेना, यही लाइन बोल रखी होगी टेबल में, यही बोल रखा है जो मैंने बताया जनरली। बस यहाँ पे गलती क्या हुई है, तो यहाँ पे देखना 1 वर्कर और 2 एकड़ लैंड है, यहाँ पे 2 वर्कर 4 एकड़ है, यहाँ पे 3 वर्कर्स प्लस 6 एकड़ होगा, वो गलती से 0 एकड़ लिख गया है, याद रखना है ना। तो क्या हो गया देखो, आपको बोल रहा है 8, फिर उसके बाद 17, फिर 27, तो आपको पता है कि मार्जिनल कितना था 8, फिर 9 और फिर 10, 8 + 9 17, 17 + 10 27, इस तरीके से। अब देखो इसके कॉजेज़ क्या है वो बोल रखा है। सबसे पहला क्या बोल रखा है, इनडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर्स। देखिए अगर आप है ना इसको नॉर्मल अप्रोच से भी देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि जहाँ आपकी छोटी सोच होगी तो आप हमेशा छोटा बिजनेस ही करते रहोगे, कहने का मतलब बड़ा नहीं सोच पाओगे। तो यहाँ पे इंडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर्स का मतलब ये मान के चल रहा है देखो कि जैसे मशीन से मान लो,
तो आप मशीन खरीदने गए, जैसे मैं बोला एक फार्मर है वो पंप सेट खरीदने गया, उसको बोला कि जो है पंप सेट पूरा जो लगेगा सारा का सारा, इसकी आपकी 2 लाख की कॉस्ट आएगी, 2 लाख की कॉस्ट आएगी। तो उसको ये थोड़ी बोलेगा यार आधा दे दो, या 50,000 तक का दे दो, 50,000 तक का दे दो, या 1 लाख तक का दे दो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो देखो फार्मर को भी क्या करना पड़ेगा, उसको पता है कि वो पंप सेट पूरा आएगा। इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि देखो एक लेबर है, तो लेबर अगर हमें पता है कि पर्टिकुलर किसी मशीन पे ऑपरेट करने के लिए 10 लेबर चाहिए, क्या चाहिए 10 लेबर, तो हम ये थोड़ी बोलेंगे कि यार ये मशीन है बड़ी सी, तो इस पे अपन 5 लेबर ही लगा लेते हैं, अभी आधा प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी अपने पास इतना अभी इतना अमाउंट नहीं है और अभी इतनी प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको पता है कि उस मशीन पे 10 लेबर लगेंगे तो 10 लेबर लगाने ही पड़ेंगे। तो फैक्टर की इंडिविजुअलिटी होने के कारण कभी कभी क्या होता है, आपको उतना साइज़ तो यूज़ करना ही पड़ता है, सर्टेन मिनिमम साइज़ तो यूज़ करना ही पड़ता है। तो ये बोल रहा है इंडिविजुअलिटी मीन्स दैट मशीन मैनेजमेंट लेबर फाइनेंस एटसेट्रा कैन नॉट बी अवेलेबल इन वेरी स्मॉल साइजेस, दे आर अवेलेबल ओनली सर्टेन minimum sizes. When a business unit expand, the return to scale increase because individual factors are employed to their maximum capacity. तो आपको क्या है, पूरी मशीन यूज़ करनी पड़ी, आपको लेबर पर्टिकुलर यूज़ करने को पड़े, तो उस केस में आपका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। आपको पता है कि आपको फाइनेंस ऐसे नहीं मिलेगा कि आपको 5,000 मिल गया, 10,000 मिल गया, ज़रूरी नहीं ऐसा मिले। एक पर्टिकुलर बैंक के पास जाओगे, अपना सारा क्राइटेरिया बताओगे तो बैंक उस हिसाब से आपको फाइनेंस प्रोवाइड कर देगा। अगर आपको अपने बिजनेस को बढ़ाना है तो आपको ज़्यादा लोन भी मिल जाएगा, ठीक है, कम भी मिल जाएगा, उसको बोल सकते हैं डिविजिबल हो सकता है। लेकिन देखो यहाँ पे इंक्रीजिंग रिटर्न का फैक्टर बोल रखा है कि क्या कारण है, तो यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि इंडिविजिबिलिटी का फैक्टर है इस चक्कर में, क्योंकि कांस्टेंट में फिर क्या आएगा, डिविजिबल आएगा, इसलिए। अब देखो इसी तरीके से बोल दिया कि जो वर्कर काम कर रहे हैं मशीनों पे वो उसी पे काम कर रहे हैं, उनको ये नहीं कि हम रोटेट कर रहे हैं या हम उनको मल्टीपल टास्क दे रहे हैं, नहीं, हम उनको छोटे छोटे टास्क दे रहे हैं, ये बोल रहे हैं। और वर्कर को सिर्फ एक ही प्रोसेस पे हमने कंसंट्रेट करवाया है कि यही काम आप करो, आप इसमें ही स्पेशलाइज हो, क्योंकि यहाँ पे काम करोगे आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी तो क्या होगी, रिटर्न टू स्केल भी बढ़ेगी, ठीक। तो यहाँ पे एक तरीके से हमने लेबर को उनके काम बांट दिए, लेकिन इतने सारे भी लेबर को हमने एक से ज़्यादा टास्क नहीं दिए, क्योंकि अगर मल्टीपल टास्क देंगे तो स्पेशलाइजेशन की अप्रोच नहीं रहेगी और एफिशिएंसी नहीं बढ़ेगी। तो एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हमने क्या करा, उनको एक स्पेशलाइज टास्क दे दिया और स्मॉल स्मॉल टास्क दिए, ज़्यादा बड़े टास्क नहीं दिए, यही बोल रहा है। तीसरा आपको बोल रखा है इंटरनल इकोनॉमी, ठीक। देखिए आपने इकोनॉमीज ऑफ स्केल नाम से टॉपिक पढ़ा होगा, जिसमें आप जनरली ये देखते हो कि आप अपने प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हो जिससे आपकी कॉस्ट कम हो, ये बोल सकते हैं ना, यानी आप अपने बिजनेस को एक्सपांड कर रहे हो। तो देखो इंटरनल इकोनॉमीज और एक्सटर्नल इकोनॉमीज में ये फ़र्क है कि ये विद इन ए फॉर्म होती है इंटरनल इकोनॉमी, और एक्सटर्नल इकोनॉमी क्या होती है, विद इन ए इंडस्ट्री, क्या होती है, इंडस्ट्री के अंदर, विद इन ए फॉर्म नहीं, विद इन इंडस्ट्री। एक बार मैं पर्टिकुलर आपको बता देता हूँ पॉइंट। यानी जैसे अगर सपोज करो मैंने एक कर्व बनाया और मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं अपनी कॉस्ट को कम करना चाहता हूँ। आपको पता है कि जब मैं आपको कॉस्ट का कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो क्या होता है कि शुरू में एक तरीके से कम होता जाता है, अगर आप मार्जिनल कॉस्ट की बात करोगे, या एवरेज भी थोड़ा सा बनता है इसी टाइप का बनता है, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट थोड़ा सा ऐसे बनता है, तो कॉस्ट कम होती है फिर उसके बाद बढ़ जाती है। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो भी हम प्रोडक्शन करें उसके हिसाब से कॉस्ट क्या है, लोअर आए। तो इकोनॉमीज़ का मतलब क्या है, हम इकोनॉमी ऑफ स्केल चाहते हैं एक तरीके से, कि जो भी हमने प्रोडक्शन किया उस पर कॉस्ट पर यूनिट लोअर आए, क्या है, लोअर आए। इंटरनल मैंने क्या बताया कि एक फर्म अगर खुद एक्सपांड कर रही है, मतलब अपना बिजनेस बढ़ा रही है, मतलब सेल ज़्यादा कर रही है, ये बोल सकते हैं, और मशीनरीज खरीद रही है, तो उस केस में क्या करेगी, वो इंटरनल इकोनॉमीज़ का पार्ट करेगी। लेकिन विद इन इंडस्ट्री का मतलब क्या हो गया एक तरीके से, कि इंडस्ट्री के थ्रू आपका एक्सपांशन हो रहा है। इंडस्ट्री में अगर कोई सुधार हो रहा है तो आपकी फर्म में भी सुधार हो रहा है। इंडस्ट्री में अगर कोई चेंज हो रहा है लॉन्ग रन में तो आपकी फर्म में भी चेंज हो रहा है, मतलब इंडस्ट्री से आपको फ़र्क पड़ रहा है। और इंटरनल का मतलब क्या है, आप खुद ही चेंजेस कर रहे हो, आप खुद ही एक्सपांड कर रहे हो। इसका मतलब क्या कर रहे हो, आप बेटर मशीन इंस्टॉल कर रहे हो, ये बोल रहा है। सपोज करो कि आप कंप्यूटर्स का यूज़ नहीं करते थे, लेकिन अब आप क्या कर रहे हो, टेक्निकल इकोनॉमी लेके आ रहे हो, यानी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आप कंप्यूटर्स का यूज़ कर रहे हो, ठीक। आप मास प्रोडक्शन कर रहे हो, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हो। आप बल्क में मटेरियल ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, बल्क में मटेरियल ट्रांसपोर्ट कर रहे हो। परचेजिंग में क्या होता है, आप बल्क में मटेरियल खरीद रहे हो, तो वो परचेजिंग इकोनॉमी हो गई। आप अपनी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट को ज़्यादा लगा रहे हो, जिससे क्या होगा कि आपका प्रोडक्शन, मैं बोल सकता हूँ आपको, आपकी सेल ज़्यादा होगी। मान के चलो अगर आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हो न्यूज़ चैनल पे, या हम बोल सकते हैं टीवी पे ऐड कर रहे हो, या प्रिंट मीडिया भी कर सकते हो अखबार में, तो आपको पता है कि आपका एरिया वास्ट होगा, बड़ा बनेगा, तो उस केस में क्या होगा, कस्टमर बहुत सारे आएंगे। तो आपको पता है कस्टमर ज़्यादा आएंगे तो आपकी कॉस्ट पर कस्टमर के हिसाब से बढ़ जाएगी, तो वो कम हो जाएगी, लोअर हो जाएगी। तो जनरली यही इंटरनल इकोनॉमीज़ का पार्ट होता है। इसी तरीके से आपको ये भी दे रखा है, देखो फाइनेंशियल इकोनॉमीज, जैसे मैंने आपको बोला कि प्रोडक्ट आप क्या करोगे, ज़्यादा बेच पाओगे आसानी से एडवर्टीजमेंट के थ्रू, तो आपकी जो कॉस्ट है वो कम ही लगेगी। क्यों, क्योंकि ज़्यादा यूनिट बिकी तो जैसे मान लो कि आपकी 2 लाख की कॉस्ट लगी एडवर्टाइजमेंट की,
पहले आप कितनी यूनिट बेचते थे? 1000 यूनिट बेच पाते थे, तो 1000 के हिसाब से 200 रुपये पर ऐड की कॉस्ट हो गई, पर यूनिट की जो ऐड की कॉस्ट हो गई 200 रुपीज़। लेकिन अब आपने 1000 यूनिट की जगह 2000 यूनिट बेच ली, किसकी वजह से? उस ऐड की वजह से, ठीक है। या पहले मान के चलो आपकी कम कॉस्ट लगती थी, लेकिन अब आपकी और कम कॉस्ट लग रही है, क्यों? क्योंकि ज़्यादा यूनिट्स बिक गई है, तो आपने अपनी कॉस्ट को और लोअर कर दिया। इसी तरीके से बोल दिया कि आप आराम से क्या कर सकते हो, लोन ले सकते हो, क्यों? आपने अपने बिजनेस को बढ़ाया। तो हम बोल सकते हैं बैंक एक तरीके से अट्रैक्ट होगा कि ये बिज़नेस बड़ा है, इसके थ्रू हमें फ़ायदा होगा, क्योंकि ये लोन लेगा, उस पर इंटरेस्ट का पार्ट होगा। तो बैंक एक तरीके से क्या करता है, लोअर रेट पे हमें क्या दे देता है, लोन दे देता है। ये भी बोल सकते हैं। हमें कैपिटल रेज करना आसान हो जाता है, वो सारा पार्ट आपका इंटरनल इकोनॉमी से रिलेटेड हो सकता है। प्रिक्योर द सर्विसेज ऑफ मोर एफिशिएंट मैनेजर एंड वर्कर, तो वो आपका इंटरनल इकोनॉमी का पार्ट होगा। इसी तरीके से क्या होता है, डिस इकोनॉमी, तो इसका उल्टा बोल दीजिए कि मशीन क्या हो गई, टूट फूट हो गई, टीयर वियर हो गया, मशीन पुरानी हो गई, ढंग से हम क्या है प्रोडक्ट बेच नहीं पा रहे हैं, कस्टमर हमें नहीं मिल पा रहे हैं, हमें जो लोन मिल रहा है वो ज़्यादा रेट पे मिल रहा है, इंटरेस्ट रेट हायर हो रही है, उस केस में जो मैनेजर है, वर्कर है, वो इतने एफिशिएंट नहीं है, स्किलफुल नहीं है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डिस इकोनॉमी, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, इंटरनल डिस इकोनॉमी। इसके उल्टे पार्ट को, ऑल दीज इकोनॉमीज हेल्प इन इंक्रीजिंग द रिटर्न्स टू स्केल मोर देन प्रोपोर्शनेटली, तभी जाके हमारी इंक्रीजिंग रिटर्न होती है। फिर आपको बोल रखा है एक्सटर्नल इकोनॉमीज का पार्ट। देखिए इसमें जनरली यही बोल रखा है एक्सटर्नल इकोनॉमीज में कि जब भी इंडस्ट्री खुद ही एक्सपांड करती है लॉन्ग रन डिमांड को पूरा करने के लिए किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, तो अपने आप उसके अंदर जो भी फर्म होगी वो भी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो बोल रहा है व्हेन द इंडस्ट्री इटसेल्फ एक्सपांड टू मीट द इंक्रीज लॉन्ग रन डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट एक्सटर्नल इकोनॉमीज अपीयर विच आर शेयर्ड बाय ऑल द फर्म इन द इंडस्ट्री, ठीक है। व्हेन ए लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स आर कंसंट्रेटेड एट वन प्लेस, स्किल्ड लेबर, क्रेडिट एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ आर इजीली अवेलेबल। तो आपको पता है कि देखो आपके आसपास का एरिया अगर सही होगा, रेप्यूटेड एरिया होगा, तो आपको आराम से मैं बोल सकता हूँ कि वर्कर्स प्रोवाइड हो जाएंगे। ये भी हो सकता है, मान लो कि सपोज करो एक इंस्टीट्यूशनल एरिया है जहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, जहाँ से निकल के मैं बोल सकता हूँ टेक्निकल जो भी स्कॉलर हैं या पर्सन है वो बहुत अच्छे निकल के आते हैं, या हम बोल सकते हैं मैनेजमेंट की वहाँ पे स्टडी होती है तो मैनेजमेंट के पर्सन बहुत अच्छे निकल के आते हैं स्टूडेंट, तो आप सीधा उनको हायर कर सकते हो। तो एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ का पार्ट कैसे हो गया, क्योंकि आपने जनरली नहीं सिखाया लेकिन आपके आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा था, तो आपके बाहर का एनवायरनमेंट सही होने के कारण बाहर आपको एक ही प्लेस पे इंडस्ट्री के थ्रू वो पर्टिकुलर वर्कर मिल गए। क्या पता इंडस्ट्रीज़ के थ्रू ट्रेनिंग की फैसिलिटी अवेलेबल आपको हो जाती है, ठीक है, ट्रेनिंग सेंटर खुले हुए हैं, तो ट्रेनिंग सेंटर खुले हैं तो उसके थ्रू क्या होगा आपको पता है, जो भी वर्कर है वो ढंग से एक तरीके से ट्रेनिंग के लेके आ रहा है, तो एफिशिएंट वर्कर आपको डायरेक्टली ही मिल रहे हैं, ये नहीं कि आपको क्रिएट करने पड़ रहे हैं। इंटरनल में तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे वर्कर क्या काम करता जा रहा है, वो स्किल्ड होता जा रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको डायरेक्टली ही स्किल्ड वर्कर मिल रहे हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है स्किल्ड लेबर आपको मिल रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी आपकी आसान हो रही है, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपको गुड्स को क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है दूसरी जगह, दूसरी कंट्री में, तो आपको पता है कि आपस में कंट्रीज़ क्या करेगी, एक साथ मिलके कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट कर लेगी, और जो भी एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ इंपोर्ट ड्यूटीज़ है उसको कम करने का पार्ट ये सारा तय कर लेगी। तो उस केस में एक तरीके से आपके लिए आसानी होगी, आपकी फर्म के लिए आसानी होगी। तो हम बोल सकते हैं कि इसमें मान के चलो कि गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी में चेंज किया तो उससे आपका फ़ायदा हो गया, ये भी एक तरीके से एक्सटर्नल इकोनॉमी का पार्ट हो गया। सब्सिडरी इंडस्ट्रीज क्रॉप अप, क्रॉप नहीं है ये कॉप अप है, टू हेल्प द मेन इंडस्ट्री। तो जनरली क्या होगा, जो मेन इंडस्ट्री होगी उसको हेल्प करने के लिए सब्सिडरी इंडस्ट्री भी साथ आ जाएगी। ट्रेड जर्नल्स, रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर्स अपीयर विच हेल्प इन इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिव एफिशिएंसी ऑफ द फर्म्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, सारी फर्म्स की एक तरीके से एफिशिएंसी बढ़ेगी, क्योंकि उनके पास जो लेबर उनकी रिक्वायरमेंट होगी वो आसानी से अवेलेबल हो जाएगी, क्योंकि सारे उन्हें स्किल्ड वर्कर एक साथ मिल जाएंगे, उन्हें ज़्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दस दीज एक्सटर्नल इकोनॉमीज आर ऑल्सो द कोज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। और हाँ याद रखना कि अगर आप डिस इकोनॉमीज़ कभी कभी सोचते हो तो याद रखना, देखो जैसे क्या हो सकता है, मैं इंटरनल इकोनॉमीज़ की बात कर रहा हूँ तो उसमें देखो इंटरनल डिस इकोनॉमीज़ क्या हो सकती है, जैसे मैंने आपको बताया कि एफिशिएंट मैनेजर नहीं है तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत ज़्यादा बिजनेस बढ़ गया तो उस केस में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा हायरार्की बन जाएगी, स्ट्रक्चर बन जाएगा, तो एक जगह से दूसरी जगह मैसेज पहुँचने में क्या होगी, दिक्कत हो जाएगी। कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, कंट्रोल की प्रॉब्लम हो सकती है, मोटिवेशन नहीं मिल सकता आपको जनरली, ये भी पार्ट हो सकता है। गवर्नमेंट ने एक्सटर्नल डिस इकोनॉमी की बात करूँगा तो क्या होगा, ट्रेनिंग सेंटर इतने प्रॉपर नहीं है, आपके आसपास का कोई ऐसा एनवायरनमेंट नहीं है, स्किल्ड लेबर आपको नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। आपको मैं बोल सकता हूँ कि गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, बहुत ज़्यादा एक तरीके जब आप एक्सपोर्ट करते थे तो उस पर आपको पता है कि एक्सपोर्ट ड्यूटी कम लगती थी, अब ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए तो एक्सपोर्ट ड्यूटी ज़्यादा लग रही है, तो उसकी वजह से भी आपको क्या हो सकता है, एक तरीके से नुकसान हो सकता है, उससे आपकी कॉस्ट बढ़ सकती है। तो याद रखना इकोनॉमी से
कॉस्ट कम होती है और डिस इकोनॉमीज से कॉस्ट बढ़ती है। तो यहाँ पे अब आपका आ गया कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल का पार्ट। देखिए अब आपको मैंने यही बोला था कि कांस्टेंट में जनरली क्या है, जो भी प्रोपोर्शन फैक्टर में चेंज हुआ है उतना ही चेंज आपके आउटपुट में हुआ है, यानी सेम। तो बोल रहा है एज द इंक्रीज इन टोटल आउटपुट इज इन एग्जैक्ट प्रोपोर्शन टू द इंक्रीज इन इनपुट। ठीक है, तो ये बोल रहा है अगर स्केल ऑफ प्रोडक्शन को आगे फर्दर बढ़ाया जाता है तो टोटल रिटर्न विल इंक्रीज इन सच ए वे दैट द मार्जिनल रिटर्न्स बिकम कांस्टेंट। अगर आप पर्टिकुलर ऊपर जाके देखेंगे फटाफट तो आपको पता चलेगा कि फोर्थ और फिफ्थ यूनिट में, यानी फोर्थ और फिफ्थ यूनिट का मतलब क्या, फोर्थ लेबर और फिफ्थ लेबर, जैसे हमने फोर्थ वर्कर रखा और जैसे हमने फिफ्थ वर्कर रखा उसके साथ हमें पता है कि उसी प्रोपोर्शन में 8 एकड़ लैंड और 10 एकड़, मतलब 1 वर्कर और 2 एकड़ लैंड बढ़ाने पड़े। तो हमारा प्रोडक्शन कितना बढ़ा, 11। पर इसके बाद देखो वापस जैसे हमने बढ़ाया फोर्थ से फिफ्थ तब भी 11 हुआ। तो ये जनरली क्या हो गई आपकी, कांस्टेंट हो गई। क्या हो गई, कांस्टेंट। ये दोनों पार्ट 27 से 38 और 38 से 49। इसके बाद डिमिनिशिंग का पार्ट है और इसके नीचे कर्व देखोगे तो कर्व में यही बोल रखा है, कर्व में क्या दिख रहा है आपको, कांस्टेंट कौन सा आपका, सी और डी। और देखो यहाँ डी और एस है, क्योंकि अब मैं डिमिनिशिंग बताऊंगा तो उसमें आपको ऊपर नहीं लेके जाऊंगा वापस से, क्योंकि टाइम जाता है और सेम टू सेम पार्ट है इसलिए। तो देखो यही बोल रहा है इन द टेबल फॉर द फोर्थ एंड फिफ्थ यूनिट ऑफ स्केल ऑफ प्रोडक्शन मार्जिनल रिटर्न कितनी है, 11, दैट इज रिटर्न टू स्केल आर कांस्टेंट। और देखिए आपको पता है कि जो आर एस कर्व था उसमें कहाँ से जा रहा था, सी से डी, जो मैंने आपको बताया हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है। इट मीन्स दैट इंक्रीमेंट ऑफ ईच इनपुट आर कांस्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक, अब आपको बोल रखा है कि इसके कॉजेज क्या हैं। सबसे पहले आपको क्या बोल दिया, इंटरनल इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज। इसका मतलब क्या है, ये बोल रहा है कि यहाँ पे इकोनॉमीज का पार्ट भी है और डिस इकोनॉमीज का पार्ट भी है। हम बोल सकते हैं कि एक तरीके से एफिशिएंट वर्कर हो भी सकते हैं और कुछ वर्कर ऐसे भी है जो एफिशिएंट नहीं है, ऐसे बोल सकते हैं। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आ भी रही है और काम भी हो रहा है। तो इसका मतलब एक प्रॉब्लम को दूसरा गेन, यहाँ बोल सकते हैं एक पर्टिकुलर लॉस को दूसरा गेन क्या कर रहा है, सेट ऑफ कर रहा है, काउंटर बैलेंस कर रहा है। तो बोला जैसे जैसे फॉर्म बढ़ती जाती है इंटरनल इकोनॉमीज आर काउंटर बैलेंस बाय इंटरनल डिस इकोनॉमीज। रिटर्न इंक्रीज इन द सेम प्रपोर्शन सो दैट देयर आर कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल ओवर ए लार्ज रेंज ऑफ आउटपुट। यानी मैं बोल सकता हूँ, मान लो कि एक एफिशिएंट वर्कर है, वो सही काम कर रहा है, तो एक वर्कर ऐसा हो गया जो कि क्या कर रहा है, आपको लॉस करवा देता है। तो जो प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ तो उस जो अनस्किल्ड वर्कर है उसकी वजह से क्या हो गया, जो प्रोडक्शन है वो थोड़ा क्या हो गया, हम बोल सकते हैं वापस से इक्वल आ गया, जो ज़्यादा प्रोडक्शन होने वाला था लेकिन नहीं हो पाया, क्योंकि हम पर वर्कर की बात कर रहे हैं, पर लेबर की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से हम बोल सकते हैं क्या पता मैनेजरल डिसीजन उस हिसाब से नहीं रहे, क्या पता उस हिसाब से मोटिवेशन नहीं मिला एम्प्लॉइज़ को, तो वो पर्टिकुलर प्रोडक्शन नहीं कर पाए। तो मैनेजमेंट तो एफिशिएंट है लेकिन क्या पता वर्कर एफिशिएंट नहीं हो। तो एक जगह आपकी इकोनॉमी दिख रही है, एक जगह आपकी डिस इकोनॉमी दिख रही है। वैसे ही एक्सटर्नल में बोल रखा है द रिटर्न टू स्केल आर कॉन्स्टेंट व्हेन एक्सटर्नल डिस इकोनॉमीज एंड इकोनॉमीज आर न्यूट्रलाइज एंड द आउटपुट इंक्रीजेज इन द सेम प्रोपोर्शन। तो हम बोल सकते हैं जैसे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी हमें मिल रही है बाहर की, हम बोल सकते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है, तो वो एक तरीके से हमारी इकोनॉमीज़ का पार्ट है। लेकिन साथ साथ हम क्या बोल रहे हैं, डिस इकोनॉमीज़ का पार्ट भी हमें हो गया। गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स रेगुलेशन लगा दिया जिसकी वजह से हमें लॉस हो गया पर्टिकुलर, तो एक इकोनॉमी इससे दूसरी डिस इकोनॉमीज़ का पार्ट आ रहा है। तो एक गेन को दूसरा लॉस क्या कर रहा है, सेट ऑफ कर रहा है। तो इक्वल अप्रोच आ गई, ये बोल रहा है। फिर मेन डिविजिबल फैक्टर्स बोल रखा है व्हेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर परफेक्टली डिविजिबल, सब्सटीट्यूटेबल एंड होमोजीनियस विथ परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई एट ए गिवन प्राइस, रिटर्न टू स्केल आर कांस्टेंट। यानी देखो परफेक्टली डिविजल का मतलब तो यही हो गया कि आप पर्टिकुलर जो भी फैक्टर्स हैं उनको छोटे छोटे कामों में बांट सकते हो। उसमें तो हमने क्या बोला था, इंडिविजिबल ऊपर, तो इसका मतलब क्या था, जो पर्टिकुलर मशीन है उस पर अगर 10 वर्कर की ज़रूरत है तो वो 10 वर्कर ही काम करेंगे, ये नहीं कि 5 वर्कर। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि परफेक्टली डिविजिबल, तो तब क्या हो गया, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या है, आपका आंसर जनरली क्या आता है, एक आता है। तो याद रखना इसका मतलब क्या हो गया, एक तरीके से होमोजीनियस। क्या हो गया, होमोजीनियस का मतलब ये होता है कि लेबर इज इक्वल टू लेबर, कैपिटल इज इक्वल टू कैपिटल। तो हमें पता है कि जनरली जो हमारा सारा का सारा पार्ट है वो एक होमोजीनियस है, जहाँ पे डिग्री एक तरीके से आपकी क्या बता रहा है, 1। जो आपका आंसर आता है जनरली क्या आता है, 1, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल में बताया। तो परफेक्टली डिविजिबल भी है, होमोजीनियस भी है। आप ये भी बोल सकते हो कि लेबर की जगह कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ किया जाए, या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक की जगह लेबर, मतलब लेबर की जगह मशीन या मशीन की जगह लेबर, तो वो सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं। परफेक्टली डिविजिबल मतलब क्या हो गया कि वर्क को आप क्या कर सकते हो, छोटे छोटे पार्ट्स में बांट सकते हो, ऐसा बोल रखा है। तो कांस्टेंट रिटर्न का पार्ट आपका आ जाएगा। अब आपका दे रखा है डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल, जिसमें जनरली क्या बोलेगा कि प्रोपोर्शनल जो इंक्रीज हुआ इनपुट में उसके कंपैरिजन में आउटपुट में कम इंक्रीज हुआ। इंक्रीज तो हुआ है लेकिन क्या हुआ है, कम। जैसे हमारे वाले एग्जांपल में क्या था, नीचे जो मैंने कर्व 3 बताए थे आपको 50 से 80,
तो आप याद रखिए, देखो अगर आप कभी भी भूल जाते हो तो आपको हमेशा याद रखना है, एक 10% मान लो कि 10% फैक्टर प्रपोर्शन में चेंज हुआ, इंक्रीज हुआ। तो अगर 10% हो रहा है चेंज आउटपुट में तो हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। अगर 15% हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे, इंक्रीज। अगर हम 8%, 7%, 6% बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, डिमिनिशिंग। वही तो चीज़ बोल रहा है, इंक्रीज इन आउटपुट इज लेस देन प्रपोर्शन टू इंक्रीज इन इनपुट, नॉर्मल पार्ट। तो आपको पता है कि जब आपने ऊपर टेबल देखी तो उसमें क्या बोल रहा है, 6th 7th 8th यूनिट पे आपको पता है कि 5th यूनिट तक आपका 11 था मार्जिनल प्रोडक्शन या मार्जिनल रिटर्न। उसके बाद कितना हुआ 6th यूनिट पे 10, 7th पे कितना हुआ 9, 8th पे कितना हुआ 8। तो ये मार्जिनल प्रोडक्शन की बात कर रहा है, ये गिरता हुआ जा रहा है। तो ये बोल रहा है 6th 7th 8th यूनिट पे टोटल रिटर्न इंक्रीजेज एट ए लोअर रेट देन बिफोर, सो द मार्जिनल रिटर्न स्टार्ट डिमिनिशिंग सक्सेसिवली टू 10, 9 एंड 8। इन द फिगर द प्रपोर्शन फ्रॉम D to S ऑफ द RS कर्व शो डिमिनिशिंग रिटर्न। जो आपको कर्व दिख रहा है उसमें जो आपका ये वाला पॉइंट है, ये वाला, ये जनरली आपको क्या बताएगा, डिमिनिशिंग पार्ट बताएगा। अब इसके कॉजेज़ क्या है ये देख लेते हैं, और मेरे हिसाब से तो फिर आपका सारा पार्ट हो गया, बस यही कॉजेज़ बचे हुए। देखिए अब इसमें तो सारा पार्ट ये सोच के चलना, मान लो मशीन आपने सेटअप करी, तो मशीन क्या थी, एक तरीके से इंडिविजुअल फैक्टर था। अब वो पुरानी हो गई, पुरानी हो गई तो एक तरीके से बहुत ज़्यादा क्या होने लग गई, ख़राब होने लग गई, ब्रेक डाउन होने लग गया, टीयर वियर होने लग गया, तो वो लेस एफिशिएंट हो गई, इनएफिशिएंट हो गई, लेस प्रोडक्टिव हो गई। तो ये मान के चलो लेबर एक तरीके से धीरे धीरे क्या हो गया, पुराना हो गया, तो जनरली क्या हो गया, वो ढंग से काम नहीं कर पा रहा। अगर हम बोलेंगे कि कोई कंप्यूटर वर्क है और पुराना क्या है, वर्कर है जो कि एजेड हो गया, तो अब उसको रिटायर हो जाना चाहिए था, लेकिन तब भी हम लगा के बैठे, तो वो ढंग से क्या कर रहा है, काम नहीं कर पा रहा, तो उससे भी प्रोडक्शन एक तरीके से अफेक्ट होता है। प्रोडक्शन का मतलब इन द सेंस हम ये नहीं बोलते हैं, आपको मैंने बताया गुड्स हर चीज़, आप सर्विसेज की बात भी कर सकते हो, क्योंकि जब हम प्रोडक्शन फंक्शन लेते हैं या प्रोडक्शन लेते हैं इकोनॉमिक्स में, तो हम टेंजिबल के साथ साथ इंटेंजिबल, एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि उसकी जो इंटेलेक्चुअल स्किल है वो भी धीरे धीरे कम हो सकती है। बिजनेस में बिकम अनविल्डी एंड प्रोड्यूस प्रॉब्लम ऑफ सुपरविजन एंड कोऑर्डिनेशन। ये बोल रहा है बिजनेस एक तरीके से अनविल्डी बन जाएगा और क्या प्रॉब्लम प्रोड्यूस करेगा, सुपरविजन की एंड कोऑर्डिनेशन की। तो वही कोऑर्डिनेशन एक तरीके से सुपरविजन धीरे धीरे वो रिग्ड होता जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो बिजनेस का स्केल बढ़ा है, स्केल बढ़ा है तो उस केस में कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम तो आएगी। तो यहाँ पे याद रखना डिस इकोनॉमीज़ का पार्ट आएगा ज़्यादातर। क्या आएगा? डिस इकोनॉमीज़ का। इकोनॉमीज़ हमेशा क्या बताती है कि लोअर कॉस्ट हो रही है पर यूनिट, और डिस इकोनॉमी क्या बताती है कि कॉस्ट ज़्यादा लगने लग गई है। क्या लगने लग गई है? कॉस्ट ज़्यादा लगने लग गई है। लार्ज मैनेजमेंट क्रिएट्स डिफिकल्टी ऑफ कंट्रोल एंड रिगिडिटी आ गया। दीज अराइज फ्रॉम हायर फैक्टर प्राइस और फ्रॉम डिमिनिशिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ द फैक्टर्स। देखिए ये इसलिए होता है क्योंकि आप याद रखिए कि जैसे जैसे लेबर की डिमांड बढ़ती जाएगी, याद रखना, एक लेबर, दो लेबर, तीन लेबर, तो आपको पता है ना धीरे धीरे एम्प्लॉयमेंट का लेवल बढ़ता जाएगा, तो अपने आप डिमांड बढ़ती जाएगी। तो लेबर को भी पता है कि हमारी सारी जगह डिमांड है, तो अपने आप वेजेस बढ़ेगी। ठीक है, बिडिंग बढ़ने लग जाएगी एक तरीके से। इसी तरीके से फैक्टर प्रोडक्शन में आने वाला कैपिटल। तो अगर आप अपना बिजनेस का साइज़ बढ़ा रहे हो, सब बिजनेस का साइज़ बढ़ाएंगे, सब बिजनेस का साइज बढ़ाएंगे तो क्या होगा, सबको लोन की रिक्वायरमेंट होगी, फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगी, तो उस पर इंटरेस्ट की रेट तो बढ़ेगी बढ़ेगी। बैंकों को भी लगेगा कि ये क्या कर रहे हैं, कैपिटल मांगे जा रहे हैं, यानी डिमांड बढ़ रही है कैपिटल की, या मनी की डिमांड बढ़ती जा रही है, तो हमें भी उस हिसाब से इंटरेस्ट की रेट बढ़ा देनी चाहिए। तो फैक्टर प्राइसेस एक तरीके से हायर हो जाती है, या हम बोल सकते हैं कि जो डिमिनिशिंग प्रोडक्टिविटी हो जाएगी फैक्टर्स की, यानी जो फैक्टर एडिशनल यूनिट निकाल रहे हैं उस पर एक तरीके से डिमिनिशिंग पार्ट अप्लाई हो जाएगा, जो कि आपने देखा तीसरे पार्ट में था, जो कि हम पढ़ ही रहे हैं। एज द इंडस्ट्री कंटिन्यू टू एक्सपांड द डिमांड फॉर स्किल्ड लेबर, लैंड, कैपिटल एटसेट्रा राइज। आगे ना देखो लिखा हुआ, देयर बिंग परफेक्ट कॉम्पिटिशन, क्या हो जाएगा, परफेक्ट कॉम्पिटिशन हो जाएगा। इंटेंसिव बिडिंग रेजेस वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, यानी जो आपने फैक्ट्री ओन कर रखी है, अब आपने एक और फैक्ट्री ली तो क्या पता उस पर ज़्यादा रेंट देना पड़ जाए। आप पर्टिकुलर देखते हो ना, किसी बिजनेस में जाते हो तो जिस मार्केट में जाते हो उस पर रेंट ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे वैसे ही सेल ज़्यादा है, वहाँ पे वैसे ही डिमांड ज़्यादा है। तो वहाँ पे लेबर भी क्या करेगा, उसको पता है कि यार ये इतना बड़ा बिजनेस खोल के बैठा है, तो ये लेबर भी उस हिसाब से ही देगा, तो वो भी एक तरीके से क्या करेगा, अपनी प्राइसेस बढ़ा देगा, मतलब वेजेस बढ़ा देगा। प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल ऑल्सो गोज अप, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग डिफिकल्टी इमर्ज। ऑल दिस फैक्टर टेंड टू रेज कॉस्ट एंड एक्सपांशन ऑफ द फर्म लीड टू डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल, सो दैट डबलिंग द स्केल वुड नॉट लीड टू डबलिंग द आउटपुट। तो ज़रूरी नहीं कि बोल रहा है कि अगर आपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब एक लेबर और जो अपनी मशीनरीज कैपिटल जो एक्स्ट्रा बढ़ाई तो उससे आपका आउटपुट भी डबल हो जाए, ज़रूरी नहीं है। ठीक, तो कभी कभी क्या हो जाता है, वो डिमिनिशिंग भी हो जाता है। तो मेरे हिसाब से आपको सारा पॉइंट पता चल गया। अगर आपको कोई भी इसमें दिक्कत है तो ज़रूर बताना। अगले पार्ट में हम करेंगे आइसोक्वेंट, या जिसको हम आइसो प्रोडक्ट कर्व बोलते हैं, वो पर्टिकुलर पार्ट देखेंगे। और देखिए कुछ टॉपिक जो एक्स्ट्रा रह जाते हैं
उसका मैंने पर्टिकुलर पार्ट बना रखा है कि ये मैंने हर यूनिट से जो मुझे लग रहे हैं कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं बात के लिए, इतने ज़्यादा नहीं है क्योंकि उसका रिलेटेड एक क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, तो मैं नहीं चाहता कि उसके लिए पूरा का पूरा एक पर्टिकुलर आपको वापस से अभी कराऊँ वीडियो कवर। तो जैसे अपनी सारी यूनिट्स कवर होगी, क्योंकि एग्ज़ाम मुझे पता है आगे जाएगा डेट, तो लास्ट टाइम पे मैं क्या करूँगा कि कुछ पर्टिकुलर टॉपिक और कवर करने की कोशिश करूँगा जो मुझे एक्स्ट्रा लग रहे हैं और इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।